Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Apti Guru's official YouTube channel. मैं जानती हूँ आप सभी अपने घर पे एसएससी की जम के तैयारी कर रहे होंगे, बस उसी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी की सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने क्या बोला, पॉलिटी की सीरीज़। इट मीन्स सबसे पहला हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इस सब्जेक्ट को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? पॉलिटी को। यहाँ पे पॉलिटी का मतलब क्या लिखा हुआ है? हाउ अ स्टेट विल बी रूल्ड, कि एक जो स्टेट है वो किस तरीके से रूल की जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिटी कहेंगे। अब देखिए, क्या स्टेट को मैं या आप रूल कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि अगर हम कर रहे होते तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही होती और आप घर पे एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। इट मीन्स कोई और है जो स्टेट को रूल करता है ना। अगर हम ध्यान से सोचें तो वो एक गवर्नमेंट है, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट ही तो है जो स्टेट के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेती है ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम उस गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं? पॉलिटी बोल सकते हैं। इट मीन्स पॉलिटी क्या है? उस पूरी गवर्नमेंट की ही स्टडी है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ही डिसीज़न लेती है ना। तो क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसीज़न लेती है? सो द आंसर इज़ नो। उस गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, जिनके बेसिस पे वो क्या लेते हैं? एक एंड डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। अब उन्हीं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी तक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है समझ आ गया होगा। इस डेफिनेशन में आप देखेंगे तो हमने एक टर्म जो है दोनों में ही यूज़ की है, दैट इज़ योर स्टेट। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या स्टेट भी आगे कुछ हिस्सों में बटी हुई है? सो द आंसर इज़ येस। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है लेजिस्लेचर, दूसरा हिस्सा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा हिस्सा होता है आपका जुडिशरी। जब मैं बात करती हूँ लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर का मतलब है पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक ऐसा शख्स जिसको कौन चुनेगा? हम लोग ही चुनेंगे कि वो आगे जाके गवर्नमेंट में हमारी डिमांड्स रखे, हमारी प्रॉब्लम्स रखे, हमारी कोई भी छोटी मोटी इच्छाएं हैं तो वो आगे जाके रखे और उसके आंसर में क्या लेके आए? एक सॉल्यूशन लेके आए, एक लॉ लेके आए, एक पॉलिसी लेके आए। अब जब मैंने बोला पॉलिसी, तो यहाँ पे उन्हीं लेजिस्लेचर से निकलते हुए कुछ प्रोमिनेंट्स क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ग्रुप है जो क्या बनाता है? हमारे लिए पॉलिसी बनाता है। नॉर्मली देखा जाता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहते हैं। तीसरा आ जाता है जुडिशरी। जब मैं जुडिशरी की बात करती हूँ तो यहाँ पे लिखा है आपका कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब जब मैं वर्ड पढ़ती हूँ कोर्ट्स, तो मेरे दिमाग में ना 3 अलग अलग कोर्ट्स आ जाते हैं। पहला आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आता है आपका हाई कोर्ट, तीसरा आता है आपका लोकल कोर्ट। ये तीनों ही क्या हैं? जुडिशरी के हिस्से हैं। अगर मैं सिर्फ जुडिशरी का मतलब की बात करूँ तो इसका मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आपको क्या देगा? न्याय देगा। और ये तीनों ही ऐसे क्या हैं? कोर्ट्स हैं जो हमें क्या देते हैं? न्याय देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो रिलेशनशिप हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं और जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट कंसीडर होता है, क्योंकि ये अपने बेसिस पे ही डिसीज़न लेता है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है अभी तक आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड 3 पिलर्स ऑफ स्टेट जो है समझ आ गए होंगे। चलिए फिर इसी के बेस पे ही एक PYQ को सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को ज़रा, क्या लिखा हुआ है? Which among the following is incorrectly matched?
मतलब हमें क्या ढूंढना है कि कौन सा इन चारों में से ऑप्शन जो है वो गलत मिला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब क्या है? हाउ अ स्टेट विल बी रूल। बिल्कुल सही है, यही हमने पढ़ा है ना। दूसरा क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी में क्या लिखा हुआ है? कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा जुडिशरी में क्या है? 3 आपके कोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या लिखा है? लॉ मेकर्स नहीं, बट हमने क्या पढ़ा है? पॉलिसी मेकर्स। तो कहीं ना कहीं गलत कौन सा हो जाता है? आपका ए ऑप्शन हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्टली मैच्ड। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही ऑप्शन कौन सा हुआ? आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड आपने बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व जो है कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अपने संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी एज अ इंडियन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि आपका संविधान जो है बना कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो संविधान है वो मेनली बेस्ड किस पे है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले तो हमें 1935 ईयर तक पहुँचना पड़ेगा, है ना, और दूसरा हमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं इस जर्नी पे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इससे हमने लिया क्या है। हमने आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन होता है, वो किससे लिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। चलिए, हाँ जी, तो ये रहा वो सफ़र जो अब हम दोनों को मिलके क्या करना है? तय करना है। सबसे पहले सफ़र शुरू होगा आपका 1773 से और कहाँ पे ख़त्म होगा? 1935 पे। एक और चीज़, जो एसएससी है वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी फॉर्म कर लेता है सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। फॉर एन एग्जाम्पल पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद नेक्स्ट एक्ट आपका कौन सा आया था? सो योर आंसर इज गोइंग टू बी पिट्स एक्ट। अंडरस्टूड। सिमिलरली आगे चल के आपको सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ। जब मैं 1773 की बात करती हूँ तो इस टाइम तक इंडिया में क्या चल रहा था? ट्रेड चल रहा था। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो किसकी कंपनी थी? ब्रिटिशर्स की। राइट? इट मीन्स ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है कहीं ना कहीं किसके रिलेटेड आया होगा? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेटेड आया होगा। चलिए, जब मैं आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि ये आपका क्या था? एक डेफिनाइट स्टेप था टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चलती है कि ये पुख्ता कदम तो था, सिर्फ पार्लियामेंट कंट्रोल के लिए था? ये कैसे प्रूफ होता है? क्योंकि अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था पहला। कहाँ पे? कैलकाटा में। जो इस चीज़ का कहीं ना कहीं प्रूफ देता है कि अब जो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडिया में कुछ और भी शुरू करना चाहती थी, और वो किसके रिलेटेड था? एक पार्लियामेंट के रिलेटेड था। एक ऐसा ग्रुप जो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या बनाता? कुछ डिसीजंस लेता। किसके रिगार्डिंग? इंडिया के रिगार्डिंग। चलिए, आगे क्या आता है? पिट्स एक्ट आता है। देखिए, पहले तो पिट्स एक्ट का अदर नेम देख लेते हैं।
पिट्स एक्ट का अदर नेम है द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट यानी ये जो एक्ट है अगेन किसके रिलेटेड आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के रिलेटेड आया है, जिसके रिगार्डिंग पहले भी एक एक्ट जो है आ चुका है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके एरर्स हुए थे किस में, इस रेगुलेटिंग एक्ट में, और उन एरर्स की वजह से कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए गए थे, उन सारे ही डिसीजंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्ट किया जाता है कि आगे जाके सिमिलर डिसीजन से कोई और प्रॉब्लम जो है कभी भी ना क्रिएट हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1793। देखिए अब हम सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो पहले उन्होंने पार्लियामेंट्री कंट्रोल का स्टेप बनाया, फिर उन्होंने अपनी सारी जो भी एरर्स थे उनको रेक्टिफाई किया। यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, मोनोपोली डिक्लेयर कर देते हैं। मोनोपोली डिक्लेयर करने का मतलब था कि इंडिया में अब ट्रेड कौन कर सकता है, तो सिर्फ आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कोई भी चीज़ हद से कम और हद से ज़्यादा हमेशा हानिकारक होती है, और वही हमें आगे देखने को मिलता है आपके चार्टर एक्ट 1813 में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली इस्टेब्लिश तो कर लेती है, बट वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सक्सीड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो है क्या डिसीज़न लेते हैं कि हम मोनोपोली को एंड कर देंगे। यही नहीं, वो एक और डिसीज़न लेती हैं कि आपके जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको क्या दे दी जाएगी, परमिशन दे दी जाएगी। किस चीज़ की परमिशन दे दी जाएगी कि अब आप भारत में क्रिश्चियन एज अ रिलीजन को क्या कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, लोगों को इस धर्म के बारे में आगे जाके जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले पार्लियामेंट्री स्टेप, ठीक है, फिर उसको रेक्टिफाई, ठीक है, मोनोपोली इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, मोनोपोली वापस ले ली, ठीक है, फिर आ जाता है आपका चार्टर एक्ट 1833। अब चार्टर एक्ट 1833 जो है कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट कंसीडर किया जाता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में भी, और पॉलिटी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद करने के लिए भी। कैसे, देखिए, जब ब्रिटिशर्स जो है 1833 तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि देखिए अब ना हमसे ट्रेड हो पा रहा है अच्छी तरह, और पार्लियामेंट्री स्टेप हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। कहाँ पे, भारत में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देंगे और क्या हम इस्टेब्लिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अगर किसी को नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो क्या देखेगा, सारे पेपर वर्क देखेगा, इंडिया के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है, अब देखिए डिसीजंस लेने के लिए क्या चाहिए, कोई एक पोस्ट चाहिए, तो इसी के साथ यहाँ पे एक पोस्ट भी बनाई जाती है जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और एसएससी का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो उनका नाम था विलियम बेंटिक,
नाउ विलियम बेंटिक एक ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिसको इंडियंस ने बहुत ही ज़्यादा सराहा है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जब ये आए इन्होंने आपकी सती प्रथा को ख़त्म किया, इन्होंने आपकी चाइल्ड मैरिज जो है उसको ख़त्म किया, इन्होंने आपका विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, इन्होंने जो छोटी छोटी फीमेल्स थी उनकी एजुकेशन को भी आगे जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तभी इनको क्या माना जाता है, सबसे अच्छा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व मिटा दिया और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है शुरू कर दिया। किसका? ब्रिटिशर्स का। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1853। देखिए चार्टर एक्ट 1853 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका सिर्फ एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट 1853 में आपका क्या आया था, यूपीएससी, भाई जिससे हर कोई क्या है, डरता है और इसका नाम सुन के कांपता है कि भाई इतना टफ एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम कौन लेके आए थे? आपके ब्रिटिशर्स लेके आए थे अंडर योर चार्टर एक्ट 1853। चलिए मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारे चार्टर एक्ट जो हैं अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइनली होप ऑफ रे आपको दिख रही है यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक तो हम पहुँच ही गए हैं, तो जल्दी 1935 तक भी पहुँच जाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। क्या होता है, 1858 से पहले एक रिवॉल्ट होती है। आप सबको पता होगा, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है आपकी फर्स्ट वॉर फॉर फ्रीडम भी कंसीडर की जाती है। और इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी एनफील्ड बुलेट्स हैं दैट वर मेड अप ऑफ योर काउ स्किन एंड पिग स्किन, जिससे क्या हुआ, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के जो आपका बिलीफ था उसको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। और बस इसी रीज़न की वजह से क्या हो जाती है, एक लंबी लड़ाई हो जाती है। उसी लड़ाई को क्या बोला जाता है, रिवॉल्ट 1857 बोला जाता है। अब ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस क्या होता है ना कि ये जो रिवॉल्ट है ना वो सक्सीड नहीं हो पाती है, ठीक है, वो फेल हो जाती है। बट फेल कौन हुए, इंडियंस हुए, है ना। लेकिन गुस्सा किसको आया, ब्रिटिशर्स को आया कि इंडियंस की हिम्मत कैसे हुई हमारी अगेंस्ट रिवॉल्ट करने की। और यही गुस्सा कहाँ पे निकलता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में निकलता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि अब यहाँ पे ना ट्रेड होगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी आपकी पावर्स है इंडिया की वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, ब्रिटिश क्राउन को। कि अब इंडिया के कर्ता धर्ता कौन हो जाएंगे, भाई ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। इंडिया के सारे डिसीजंस कौन लेंगे, भाई ब्रिटिशर्स लेंगे। फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखिए अब हम लंदन में बैठ के तो यहाँ नहीं देख सकते, तो हमें यहाँ पे क्या छोड़ना पड़ेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ना पड़ेगा। और उसी रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट को क्या बोलते हैं, वायसराय बोलते हैं। और मैंने जैसे कि कहा सीजीएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, राइट। इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अब नीचे आ जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। जब मैं आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, आपकी वायसराय को कौन कौन सी पावर्स दी जानी है, कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, वो सारे यहाँ पे क्या कर दिए गए, क्लियर कर दिए गए। क्लियरली बता दिया गया कि देखो तुम वायसराय हो, तुम्हें कैसे कैसे डिसीज़न लेना है, ठीक है, किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग लेना है, वो सारी बातें आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्लियर कर दी जाती हैं। फिर आती है आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जब मैं आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या बताया था, कंपोजिशन
and functions of legislature council, कि भाई अब क्या बनेगी इंडिया में, लेजिस्लेचर काउंसिल बनेंगे। और आपने पीछे पढ़ा लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक ऐसा इंसान जो क्या करेगा, उन लोगों की डिमांड को आगे जाके गवर्नमेंट के सामने रखेगा और उसके रिटर्न में लॉज और पॉलिसीज बनवाएगा, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, कौन लेके आया, ये ब्रिटिशर्स लेके आए। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर काउंसिल में कौन थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। यानी यहाँ पे भी इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए, मुझे लगता है अभी तक आपको ये तीनों अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट मैं मानूंगी। क्यों, पहले तो आप इसका अदर नेम देख लीजिए। हम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। रिफॉर्म्स के आगे 1909 लिख लेना, फिर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैम अब ये कौन से ईयर में आया था, तो भाई पहले ही बता देती हूँ 1909 में ही आया था, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, तो इससे पहले आपका क्या आया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कौन लेके आए थे, आपके वाइसराय लॉर्ड कुर्जो। और इन्होंने क्या करा, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा दे दिया किसको, हिंदू को, और दूसरा हिस्सा क्या दे दिया, मुस्लिम्स को। अब यहाँ पे मैंने मुस्लिम्स पे सर्कल इसलिए लगाया है क्योंकि इसके बाद अगले आपके कौन आए, वाइसराय लॉर्ड मिंटो। और मुस्लिम्स ने इनसे पता है क्या डिमांड की, कम्युनल इलेक्टोरेट। अब कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब था कि मुस्लिम्स ही क्या चुनेंगे, अपने कैंडिडेट्स चुनेंगे, वो खुद ही इन कैंडिडेट्स के बीच में क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे, ठीक है। और खुद ही इलेक्शन करके खुद ही क्या चुन लेंगे, लीडर चुन लेंगे। तो सबसे पहला कम्युनल इलेक्टोरेट किसको दिया जाता है, मुस्लिम्स को दिया जाता है, कि वो ठीक है खुद में ही इलेक्शन करेंगे, खुद ही कैंडिडेट चुनेंगे और खुद ही मुस्लिम्स का लीडर बना के खुश रहेंगे। तभी कहीं ना कहीं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार किसी सेपरेट कम्युनिटी को क्या दे दिया गया था, इलेक्टोरेट जो है दे दिया गया था। देख सकते हैं आप कितना कुछ हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का भी एक अदर नेम है, दैट इज योर द मोटेग शिमफॉग रिफॉर्म 1919। अब इसमें ना दो चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ें जो आपकी शिमफोर्ड है वो आपके इस टाइम के वाइसराय थे। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो पहले ही क्लियर कर देते हैं। अब दो चीज़ें यहाँ पे कौन सी हुई थी, सबसे पहले इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, डियार्ची। डियार्ची का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। कौन कौन सी टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी यहाँ पे, एक हुई थी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव यानी पॉलिसी मेकर्स, और सेकेंड क्या थी,
प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, छोटी छोटे ग्रुप में जो आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे बन रही थी उनको क्या कर दिया गया, प्रोविंसेस डिक्लेयर कर दिया गया। पहला तो क्या हुआ, डायarchy सिस्टम आया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है आपका बाईकैमरलिज्म। अब बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ टू हाउसेस। यहाँ पे क्या कर दिया, इस एक्ट ने पूरी गवर्नमेंट को टू हाउसेस में डिवाइड कर दिया। वैसे तो अगर आप देखें तो आज भी टू हाउसेस में ही डिवाइड है आपकी गवर्नमेंट, है ना। कौन कौन सी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर कौन सी है, राज्यसभा, एंड लोअर कौन सी है, लोकसभा, राइट। तो ये डिवीजन कहाँ पे हो गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हो गया था। फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने फाइनल एक्ट की तरफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि इससे क्या लिया गया था, स्केलेटन लिया गया था। अब इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली जब आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो ना इतनी मोटी किताब थी वो, इतनी मोटी किताब, जिसमें पता है क्या लिखा हुआ था, सब कुछ, कि कैसे कैसे कोई भी ट्रेड होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, किसी को लैंड परचेज करनी है, प्रोसेस क्या होगा, इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को कौन कौन से राइट दिए जाएंगे वो बताए गए थे, कौन कौन से ड्यूटीज़ दी जाएंगी वो बताए गए थे, कौन कौन सी पोस्ट होगी और किस बिहाफ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट होंगे, वो सब बताया हुआ था, ठीक है। और आप देखें तो कहीं ना यही बातें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इट मीन्स इससे हमने क्या लिया था, आपका स्केलेटन, यानी जो ढांचा था वो किससे लिया था हमने, इसी से लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। अब ये तो पता चल गया ढांचा लिया था, तो ज़रा देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या था। बेटा जब आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इसमें कुछ ऐसे डिमांड्स, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस थे जो क्या था, स्लेवरी दर्शा रहे थे। किसके लिए, इंडियंस के लिए। तभी क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी किसको कहा है, तो याद रखना चार्टर ऑफ स्लेवरी जो है किसको कहा गया था, आपके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किया गया था। कहीं ना कहीं इसने हमें ढांचा तो दिया, बट बहुत सारे अनयूजुअल से कुछ ऐसे प्रोसेस दे दिए जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी साबित होती है। चलिए यहाँ से हमें पता चल गया ढांचा किधर से आया, आपके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। अब एक और चीज़, आप कहेंगे मैम ये तो 1935 में आया लेकिन हमें आज़ादी तो 1947 में मिली है। बिल्कुल सही। क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसके बाद होती है आपकी वर्ल्ड वॉर 2 इन 1940। इसके बाद आता है अगस्त ऑफर। ये सारे आपके मॉडर्न के टॉपिक हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। उसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन में क्या कहा जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि चलिए ठीक है, हम इंडियंस को एक पावर देते हैं कि वो क्या बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस, ताकि वो क्या कर सके, खुद के रूल्स और रेगुलेशन से राज कर सके। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका
द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इस एक्ट के अंदर हम लोग क्या हो जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, बस इसी के साथ क्या होती है, हमें हमारे संविधान बनाने का हक भी मिल जाता है और हमें आज़ादी भी मिल जाती है। होप आपको ये पूरे क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। अगर समझ आया तो चलिए एक फटाफट से PYQ है उसको देख लेते हैं। पढ़िए ज़रा क्या लिखा है PYQ। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ वेवल्स प्लान नहीं, क्रिस्प मिशन नहीं, अगस्त ऑफर नहीं, कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार जो है किसके अंडर दिया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अंडर दिया गया था। होप आपने ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लिया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर, और अपनी SSC की तैयारी को बिल्कुल इसी तरह जारी रखिए। बाय।